ये एहतसाब नहीं, इस्तेहसाल है। नवाज शरीफ को नहीं पता कि किस चीज का एहतसाब हो रहा है। तुम्हें तो वैसे शर्म आनी चाहिए इस्तीफा मांगते हुए नवाज शरीफ से। मेरे सब्र का इम्तिहान मत लो भाई, मेरे सब्र का इम्तिहान मत लो। ये आज वजीर आजम नवाज शरीफ साहब ने कहा जब लवारी टनल का इफ्तिताह उन्होंने किया। न सिर्फ ये कहा बल्कि उन्होंने ये भी कहा कि जीआईटी के क्या सारे मेंबरान सादिक और अमीन हैं। फिर कुछ मीडिया ने ये भी प्ले किया कि ये हज़फ करके जो है उनकी तकरीर जो है वो पाकिस्तान टेलीविजन कॉरपोरेशन ने, पीटीवी ने यानी नशर की। उसमें बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो कि नहीं दिखाई गई। मे बी ही वेंट ओवरबोर्ड अपने वो जोश खिताबत में। बहरहाल पनामा केस का हम जिक्र करेंगे। आज की समाअत जो है वो कल तक के लिए मुलतवी हुई है। ये रिमार्क्स के हवाले से बात करेंगे कि कल भी जो रिमार्क्स आए तो उससे कुछ लगा कि जैसे हुकूमत को एक तरह से हमने हुकूमती नुमाइंदों का ही अब हम आजकल एनालाइज कर रहे हैं। उनकी बॉडी लैंग्वेज और उनके जो बयानात होते हैं वो बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं, नॉट ओनली आउटसाइड द सुप्रीम कोर्ट बट इवन आफ्टर दैट व्हेन दे अपीयर ऑन द मीडिया। बहुत सारी चीजें जो हैं उनके बयानात से जो है वो वाजे हो जाती हैं। कल यूं लगा जैसे कि शायद उनको किसी किस्म का कोई ग्रेस मिला है या कुछ एक ब्रीदर सा होता है ना कि एक सुकून का सांस मिला है कि बहुत ज्यादा सख्त रिमार्क्स नहीं थे और कुछ ऐसे थे कि जिससे उन्हें लगा कि मामला जो है वो जरा लंबा भी हो सकता है, ट्रायल कोर्ट की तरफ जा सकता है। आज के रिमार्क्स का अगर हम जिक्र करें, क्योंकि आज बैरिस्टर सलमान अकरम राजा जो कि शरीफ खानदान के जो आप कह सकते हैं बच्चे हैं उनको डिफेंड कर रहे थे, उनके लिए दलाइल पेश कर रहे थे। आज के जो रिमार्क्स हैं उसने ऑपोजिशन को एक तरह से तकवीत दी। कुछ रिमार्क्स का मैं जिक्र करती चलूं। जाली दस्तावेजात पेश करने पर 7 साल की सजा हो सकती है, ये जस्टिस एजाजुल हसन साहब ने आज कहा। और आपको ये बताते चले कि इन दस्तावेजात के हवाले से कल रात गए सोशल मीडिया पर भी बहुत कुछ कहा जा रहा था और आज तो अदालत ने यह भी कहा कि ये अगर मीडिया पर ही रिलीज करने थे तो वहीं पर जरा होनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट के बाहर भी डाइस लगी है, वहीं पर ये सारे बहस मुबाहिसे होने चाहिए। बट सलमान अकरम राजा सेड आई डोंट नो अबाउट इट, आई एम सपोज्ड टू डिफेंड द केस ओवर हियर। एक और आज एक रिमार्क आया जस्टिस अजमत सईद की तरफ से कि फिलहाल बादी और नजर से आगे नहीं जाना चाहते, हमारे सामने केस बादी और नजर में जाली दस्तावेजात देने का है। जस्टिस अजमत सईद ने ये रिमार्क्स दिए। फिर एक रिमार्क आया कि हुसैन नवाज से सवाल ही नहीं किया गया और जीआईटी में फौजी अफसरान की वजह से वो जवाब न दे पाई, ऐसा कहना था सलमान अकरम राजा का। फिर जस्टिस एजाज फजल ने कहा कि हम जीआईटी के नताइज को नहीं दस्तावेजात को देख रहे हैं। ये कल चंद ऐसे रिमार्क्स हैं जिसके बाद हमने शेख रशीद को भी ये कहते सुना कि द गेम इज ओवर। और आप जानते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से फवाद चौधरी साहब सुप्रीम कोर्ट के बाहर मौजूद होते हैं। उन्होंने तो बहुत कुछ कहा कि पापा के पापियों पत्नी पाप को छुपाने के लिए जो है अब किसी को 14 साल की सजा होगी और पापा घर चले जाएंगे, इस तरह की भी बातें सामने आई। आज इन रिमार्क्स के हवाले से बात करेंगे कि हाउ इंपॉर्टेंट आर दीज रिमार्क्स किसी भी केस के अंदर, एंड स्पेशली सच अ हाई प्रोफाइल केस। जब ऑनरेबल बेंच के जो जज साहिबान हैं वो जब ये रिमार्क्स देते हैं तो क्या हम जैसे लोगों का या जितने भी लोग इसको एनालाइज करते हैं, क्या हम किसी किस्म से अदालत का मूड जान सकते हैं? क्या वो रिजल्ट की तरफ हमें गाइड कर रहे होते हैं या रिमार्क्स है ये बिल्कुल टोटली डिफरेंट होते हैं फ्रॉम व्हाट द रिजल्ट कैन बी। अपने मोहतरम मेहमानों का तारुफ कराते चलो। मुबश्शिर जैदी साहब, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। सीनियर तज्ज़ा निगार हैं, बड़े सीनियर सहाफ़ी हैं, बताएंगे कि यू नो हाउ ही रीड्स ऑल ऑफ दिस। ब्रिगेडियर गजनफर अली ने हमें ज्वाइन किया है लाहौर स्टूडियो में, बहुत शुक्रिया ब्रिगेडियर साहब आपका भी। आपसे भी हम बात करेंगे कि किस तरह से आप इस सिचुएशन को एनालाइज करेंगे और कोशिश होगी कि हम लॉ के हवाले से भी बात कर सकें इफ वी हैव अ लॉ एक्सपर्ट विद अस वेरी सून इन इस्लामाबाद। मुबश्शिर, हाउ डू यू सी दी रिमार्क्स? क्या आप भी समझते हैं कि ये रिमार्क्स, क्योंकि आज जरा ऑपोजिशन में काफी तकवीत नजर आई, कल हमने देखा कि ऑपोजिशन, मुझे थोड़ी सी मेरी अपनी नजर में ये ओपिनियन है कि कुछ नाराजगी भी लग रही थी, थोड़ा सा लग रहा था कि बेसब्री भी है। आप ये समझते हैं कि दीज रिमार्क्स कैन लीड us to anticipate what kind of a judgment we're expecting in the coming days? मेरे ख्याल में यही हम सब गलती कर रहे हैं, सियासी जमातें भी, मीडिया भी, एनालिस्ट भी और टू अ सर्टेन लेवल लॉयर्स भी, कि हर केस में, और क्योंकि ये एक बहुत सियासी तौर पर एक हाइप्ड अप केस है तो जाहिर है हर चीज़ के ऊपर सबकी निगाह है कि अब क्या होगा क्या होगा। कल जब ख्वाजा हारिस साहब ने कंक्लूड किया तो उनसे बार बार जजेस ने एक दो दफ़ा कल और एक दो दफ़ा परसों ये पूछा था कि भाई आप सबूत यहाँ देंगे या ट्रायल कोर्ट में देंगे, तो लोगों ने अपने तौर पर रिज्यूम किया कि इसका मतलब है कि मियाँ साहब की शायद इंस्टेंट डिस्क्वालिफिकेशन ना हो और केस जो है नैब में चला जाए। और इसका ये मतलब है कि फिर लंबा खिंचेगा नैब की। वैसे तो एज़ पर नैब लॉ 120 डेज़ में उनको
ये केसेस सब करने होते हैं, लेकिन आज तक तो हिस्ट्री में हुआ नहीं। तो और प्राइम मिनिस्टर का केस आई डाउट इट के इतनी जल्दी होगा। आज क्योंकि सलमान अकरम राजा साहब वज़ीर आज़म के बच्चों के वकील थे, जैसे आपने बताया, उन्होंने कल रात को जो बहुत ज़्यादा डॉक्यूमेंट्स हुई कि कोई ऐसे सबूत पेश कर दिए हैं हुसैन नवाज़ ने, जो मनी ट्रेल कहलाई जा सकती है, कि उन्होंने 2006 के वो अपने तौर पर सबूत जिनको वो समझते हैं कि वो कंपनीज जिनके बारे में बात होती थी ऑफशोर, नेस्कॉल, नियल्सन, मिनर्वा, उनके डॉक्यूमेंट्स उन्होंने किए कि जनाब ये ओनरशिप जो है वो उनकी है और हमने एज अ बेनिफिशियल ओनर जो है वो बात की है, मीटिंग की है हुसैन नवाज से और उन्हीं से डील किया है। अब बादियो नज़र में देखा जाए तो ये भी सोचा जा सकता है हुकूमत की जानिब से कि इसका मतलब है कि ये प्रूव हो गया कि जो मरियम नवाज शरीफ हैं वो ट्रस्टी ओनर थी, वो बेनिफिशियल नहीं थी, बिकॉज शी डिड नॉट डील विद इट। लेकिन साथ ही साथ अदालत ने ये कहा कि बादियो नज़र में हमें ये सारे जो लेटर्स हैं फेक लग रहे हैं, इनकी तस्दीक कौन कराएगा। तो उस पर क्योंकि ये सारे के सारे दस्तावेज़ात JIT में भी पेश हुए थे और JIT ने इनकी तस्दीक नहीं करवाई, तो हो सकता है अब अदालत जो है किसी मौके पर कहे कि इनकी तस्दीक करवा करके ले आए और वो जिम्मेदारी अब क्योंकि सलमान अकरम राजा साहब ने किए, इन्हीं का काम होगा कि वो उसको तस्दीक करवा के ले आए। अहली स्टील की जो उन्होंने कल सेल डीड पेश की जिसको नोटराइज्ड वो किया, उसके ऊपर भी बातें हुई हैं कि वो सही है कि नहीं है, क्योंकि दुबई के एक मिनिस्टर ने, दुबई की मिनिस्ट्री ने ऑलरेडी कह दिया है कि ऐसी कोई उनके पास रिकॉर्ड नहीं है। राइट। तो बहुत कंफ्यूजिंग सिचुएशन है। मेरे ख्याल में अगर हम थोड़ा सा सब्र कर लें, लेकिन ये हो नहीं सकता। वैसे पाकिस्तानी हमें जो है बहुत ज़्यादा गॉसिप पसंद है और हर वक्त जो है कंक्लूजन निकालना भी पसंद है। फिर एंकर्स ने बाकी का भी पूरी कर दी है कि ऐसे ऐसे फैसले दिए जा रहे हैं और बड़े सोशल मीडिया पे आप भी पढ़ रही हैं, मैं भी पढ़ रहा हूँ कि किस तरह के जोक्स बन रहे हैं कि अगर आपने जमहूरियत बचानी है तो एक चैनल देख लें, अगर आपके ख्याल में जमहूरियत जा रही है तो दूसरा चैनल देख लें। तो जितनी डिवीज़न लोगों में है, लॉयर्स में है, उतनी ही डिवीज़न मीडिया में भी आ गई है। तो वाई डोंट वी जस्ट वेट, एक आध दिन ही रह गया। बट यू फील दैट रिमार्क से हम ये एंटिसिपेट हरगिज नहीं लगा सकते कि फैसला कैसा हो सकता है? बिल्कुल। और ये मैं क्योंकि 21 साल मैंने कवर किया है सुप्रीम कोर्ट, रिमार्क्स जो होते हैं हमेशा उनके बरखिलाफ फैसला आता है। अच्छा। तो ये बहुत से, मैंने ये जनरल मुशर्रफ की जब वो उनके 2 और मोर ऑफिसेज ऑक्यूपेशन का इफ्तिखार चौधरी साहब थे, उन्होंने इतनी बड़ी बड़ी तड़ियाँ लगाई ऑब्जर्वेशंस में साबिक चीफ जस्टिस ने कि जी मैं ये कर दूंगा और ये है, और एंड में उन्होंने अलाउ कर दिया। तो वो सबके लिए सरप्राइज था। इसी तरह जो रेजोल्यूशन के केसेस थे, सबका ये ख्याल था कि डेमोक्रेसी के लिए जो है कहीं कुछ उसको सेफ्टी मिलेगी, जो नवाज शरीफ साहब की रेजोल्यूशन में मिली थी, लेकिन फिर वो और कोई चक्कर हो गया था। लेकिन डॉक्ट्रिन ऑफ नेसेसिटी हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा जुडिशरी यूज़ करती है। लेकिन इन दिस केस मेरा अपना ज़ाती ख्याल है कि कम से कम वज़ीर आज़म की हद तक उनको ट्रायल में भेजना पड़ेगा, क्योंकि अगर वज़ीर आज़म इस तरह फारिग होता है तो इट विल सेट अ प्रेसिडेंट, देन वील हैव अनदर 58(2)(b के आइंदा जो भी वज़ीर आज़म आएगा तो सीधा कोई शख्स सुप्रीम कोर्ट जाएगा और कहेगा कि जनाब इसका ट्रायल करें। तो मेरा अपना अंदाज़ा है, आई कैन बी रॉन्ग, लेकिन मेरा अपना अंदाज़ा है कि वज़ीर आज़म को बग़ैर ट्रायल के जो है भेजना जरा मुश्किल है, जरा मुश्किल है। अच्छा, ब्रिगेडियर साहब से पूछते हैं, हम रिमार्क्स का क्योंकि जिक्र कर रहे हैं, एंड मुबशिर को बुलाने का एक रीजन ये भी थी कि बिकॉज ही इज बिन कवरिंग द सुप्रीम कोर्ट और बहुत सारे रिमार्क्स के ऊपर क्योंकि बहुत सारे एनालिसिस हो रहे हैं। हाउ डू यू सी दिस हैपनिंग? बिकॉज आज नवाज शरीफ साहब की जो लवारी टनल की ओपनिंग में, और हमने उससे आगाज भी किया कि ये एहतसाब नहीं इस्तेहसाल हो रहा है, और जैसे मैंने आपको बताया कि सम ऑफ द मीडिया हैज कोटेड ऑफ हैविंग सम एक्सक्लूसिव वर्ड्स ऑफ नवाज शरीफ साहब, जिसमें उन्होंने बाकायदा कहा है, और मैंने सुने भी हैं खैर उनको कहते हुए, जिसमें उन्होंने कहा है कि क्या JIT के मेंबरान सादिक और अमीन हैं, हमें ये बताया जाए। एंड देन ही वेंट अ लिटिल फर्दर, जिसमें उन्होंने JIT के जो हेड हैं उनको भी जरा तनकीद का निशाना बनाया। फिर वन ऑफ द रिमार्क्स जो कि सलमान अकरम राजा ने जो दलाइल पेश की, उसमें यह भी कहा कि फौजी अफसरान की वजह से वो जवाब न दे पाए, दैट इज हुसैन नवाज। क्या हम इससे यह अखज़ करें कि एक तो हेड ऑन कोलिजन की तरफ है, एंड यस
वो ये बताना चाह रहे हैं कि क्या डर खौफ से नहीं पेश किया जा सका जो वो बताना चाह रहे थे, या सिर्फ उतने जवाब दिए जितने सवाल पूछा गया? हाउ डू यू टेक दिस? असल में जो ये केस जो जिस तरीक़ेकार से चल रहा है और जिस पस मंजर में चल रहा है वो सिर्फ इस हेयरिंग से तो रिलेटेड है नहीं। आपको पता है इनिशियली ये सुप्रीम कोर्ट में जब चला और 5 मौजूद जजेस साहिबान का जो बेंच बना, उसके बाद जो 3 जजेस साहिबान ने JIT बनाने के लिए कहा, तो ये सुप्रीम कोर्ट की डायरेक्शन के अंदर ये तमाम चीजें हुई। और जिस ये चीजें आगे चली तो JIT के ऊपर ऑब्जर्वेशन करना या उनके ऊपर कदगन लगाना या उनके ऊपर रिमार्क देना, ये तो पहले दिन से शुरू हो गया था। और जिस वक्त पेशियाँ शुरू हुई थी तो इस वक्त कोशिश ये की गई न सिर्फ ये कि वो लोग जो वहाँ पे पेश हो रहे थे, बल्कि वो लोग जो बाहर प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करते हैं उनकी तरफ से भी कि JIT को किसी न किसी तरह मुतनाज़ा बनाया जाए, क्योंकि ये एक पॉलिटिकल टैक्टिस होती है और एक पॉलिटिकल स्टेटमेंट्स होती हैं। जैसे अभी आपने नवाज शरीफ साहब की स्टेटमेंट का जिक्र किया कि जिन्होंने जो कुछ कहा, या आज जब ये कल जो डॉक्यूमेंट्स रिलीज हुए जो 2 मेजर चैनल्स पे पहले रिलीज किए गए, उसके बाद फिर बाकी चैनल्स पे आए, उस पर जजेस साहिबान ने कहा कि जी आपने ये मीडिया को तो रिलीज कर दी है, तो अब आप बाहर जाके अपना मुकदमा पेश कर दें, डाइस लगा हुआ है। सही। तो ये चीजें जो हैं ये तो एक वो है जिससे आप सियासी एक तरीक़ाकार कहते हैं, और उसमें रोजाना दोनों पार्टियां दोनों लोग जो हैं वो आके प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और एक गलत किस्म का कल्चर है, गाली गलौज भी होती है। तो हम अपनी आने वाली नस्ल को क्या सबक दे रहे हैं, ये भी एक बहुत सोचने की जरूरत है कि क्या हम शाइस्तगी का मुजाहरा कर रहे हैं, क्या हम वो चीजें बता रहे हैं लोगों को कि जी सियासत असल में गाली गलौज का नाम है, एक्यूजेशन और काउंटर एक्यूजेशन का नाम है। तो ये तो सियासी चीजें जो चलती रहेंगी। जहां तक आपने जो कहा और पहले जो मुबशर साहब ने फरमाया, उसमें जो जजेस के रिमार्क्स अगर आप देखती हैं तो वो आपको इवन हैंडेड नजर आते हैं। तो पहले दिन ही जजेस ने एक रिमार्क दिया था जिसमें उन्होंने कहा था कि हमारे ऊपर ये बाइंडिंग नहीं है कि हम JIT की सारी शवाहिद को मान लें। उन्होंने कहा था कि हम जो शवाहिद पेश किए जाएंगे उनके ऊपर फैसला करेंगे। अभी ओनस जो था उन शवाहिद के पेश करने का वो बुनियादी तौर पे उन लोगों पे था जो JIT में पेश हो रहे थे, जो नवाज शरीफ साहब और नवाज शरीफ साहब की फैमिली से ताल्लुक रखते हैं। और जिस वक्त अगर आपको याद होगा, थोड़ी से पीछे जाएं तो जिस वक्त ये वाजिद जिया साहब ने ये डॉक्यूमेंट जमा कराए तो वहां पे मरियम साहिबा का ट्वीट आया था कि ये वो तमाम शवाहिद हैं जो हमने जमा कराए हैं जो इतने सारे बॉक्सेस में जा रहे हैं। अब हुआ क्या हुआ, असल में ये कि इस तमाम उन डॉक्यूमेंट्स के अंदर जो जमा कराए गए थे उनके अंदर कोई फॉल्सहुड नजर आई, कोई फर्जी नजर आई, कोई डेट्स जो है, जैसे आज कहा गया कि आपने 4 फरवरी को जब ये डॉक्यूमेंट साइन कराया तो उस दिन तो बरतानिया में छुट्टी थी। तो आपको भी पता है बरतानिया के कल्चर का, हमें ही पता है कि वो तो कोई स्पेशल कोई ऐसी चीज नहीं होती कि वो छुट्टी वाले दिन चीज खोल के साइन करें। तो बहुत सारे शकूक और शबाहत पैदा हुए हैं। वो डॉक्यूमेंट जो उन लोगों ने जमा कराए हैं जो JIT में पेश हुए हैं। अब इससे थोड़ा सा मवाजना कर लें कि कुछ डॉक्यूमेंट JIT ने खुद जमा किए थे और वो डॉक्यूमेंट्स उन्होंने न सिर्फ ये कि लीगल फर्म्स के जरिए बल्कि वो गवर्नमेंट के जरिए बनाए। जैसे एक लेटर जो आया जिसमें नवाज शरीफ साहब की एम्प्लॉयमेंट का जिक्र था और कॉन्ट्रैक्ट का जिक्र था, वो दुबई की वो गवर्नमेंट की तरफ से वो लेटर आया, इट इज फुल्ली अटेस्टेड लेटर, तो उसको तो आप क्वेश्चन कर नहीं सकते। अब इन तमाम चीजों को जो JIT ने पेश की हैं, आप लामहल आप उसे जरूर क्वेश्चन करें, आप ये जरूर कहें कि जी वो जवाब नहीं दे सके। अगर वहाँ फौजी अफसर बैठे थे तो वहाँ सिविल अफसर भी बैठे थे। भाई एक छोटी सी बात है कि बाहर आके तो आप प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सकते हैं जहाँ पे इतने सारे लोग, इतने सारे सहाफी खड़े होते हैं और पूरा मीडिया खड़ा होता है, अंदर आप जवाब नहीं दे सकते। तो यहाँ पे आपके कॉल और फेल का जो तजाद नजर आ रहा है, यही तजाद आपको सुप्रीम कोर्ट के अंदर भी नजर आएगा। अब जो फैसला होगा वो ना मैंने करना है ना आपने करना है, वो तो उन जजेस साहिबान ने करना है जो इन चीजों को सुन रहे हैं और उस चीज के ऊपर वो बहुत सारे अपना माइंड भी दे रहे हैं, कुछ चीजें उनको वो स्टडी भी कर रहे होंगे। तो ये चीजें जिस तरह हो रही हैं उसमें इसको जिस तरह प्रोजेक्शंस की जा रही है दोनों साइड से, चाहे वो ऑपोजिशन है चाहे वो हुकूमत है, वो गलत प्रोजेक्शंस कर रहे हैं चीजों की, और ये असल में होना नहीं चाहिए। अगर हम इसको क्वाइटली चलने दें और सिर्फ जजेस साहब के रिमार्क्स पे ही चले, आप प्रोग्राम कर लें या कमेंट कर लें, तो मेरा ख्याल एक बेहतर ट्रेडिशन की तरफ, एक बेहतर रिवायत की तरफ जाएंगे। दूसरी बात ये कोई 58(2)B नहीं है, ये मेरा ख्याल ये सपोजिशन ठीक नहीं है
इसलिए कि अगर एक शख्स, अगर एक हेड ऑफ द स्टेट या कोई भी शख्स अगर सही परफॉर्म कर रहा है, अगर उसके अंदर कोई डुप्लिसिटी इन्वॉल्व नहीं है, अगर कोई कंटेस्ट इन्वॉल्व नहीं है, अगर किसी किस्म का कोई गलत काम इन्वॉल्व नहीं है, तो वाई शुड समबडी गो टू द कोर्ट और से कि जिसको निकाल दे, को पागल जाएगा तो सुप्रीम कोर्ट उसको फारिग कर देगी, क्योंकि पाकिस्तान में प्रेसिडेंट तो सेट हो चुका है ना। नहीं, लेकिन ये जो बात मुबश्शिर ने कही वो यही थी कि ये मामला पहले पार्लियामेंट के थे, ये पार्लियामेंट ने हल करने थे, और जो बात पीपल्स पार्टी ने भी कही थी कि इट शुड हैव बीन डन इन पीपल, क्या कहते हैं, इन द पार्लियामेंट। एंड हैविंग सेड दैट ब्रिगेडियर साहब, बहुत सारे लॉयर्स भी ये कहते हैं और कॉन्स्टिट्यूशन एक्सपर्ट्स भी ये कहते हैं कि अगर इमीडिएट डिस्क्वालिफिकेशन सुप्रीम कोर्ट करती है, वी डोंट नो व्हाट द ऑनरेबल कोर्ट इज गोइंग टू डू, बट देन इट इज अपनी नजीर का, पाकिस्तान की तारीख का ये पहला कुछ ऐसा होगा, और उसके बाद आने वाले जो साल होंगे जमहूरियत के, वो फिर ये बाद में ऑपोजिशन में बैठे पॉलिटिशियंस को समझ में आएगा कि व्हाट mistake they must have made by not going to the parliament and going directly to the Supreme Court. We take a break here. When we come back, we can discuss this and a lot more on Panama case. वेलकम बैक। बात हो रही है आज पनामा केस हियरिंग के हवाले से। कराची में मुबश्शिर ज़ैबी साहब, लाहौर में ब्रिगेडियर गजनफर और इस्लामाबाद में हमें ज्वाइन किया है बैरिस्टर मसरूर शाह ने। आप भी हमें कॉल कर सकते हैं, हमारा नंबर डिस्प्ले हो रहा है स्क्रीन पर। लेट मी जस्ट रोप इन बैरिस्टर मसरूर इन दिस डिस्कशन बिकॉज इतनी सारी बातें हैं जो कानूनी पहलुओं पर हम बात कर रहे होते हैं। एक चीज की क्लैरिटी चाहिए बैरिस्टर साहब, बहुत मरतबा ये कहा गया है कि ये जो 3 ऑनरेबल जज साहिबान हैं, इनमें से अगर किसी एक ने भी ये कह दिया कि वजीर आजम को सादिक और अमीन नहीं पाया गया है, तो वो सीधी तरह इमीडिएटली डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। तो आप मुझे फरमा सकते हैं, क्या हम ये समझें कि ये जो बेंच बनी है इसकी मेजॉरिटी नहीं है, बल्कि वी आर गोइंग टू गो बैक टू द केस जहां से JIT बनी थी और उसमें शामिल कर लिया जाएगा उन दो ने जिन्होंने कहा था कि जी ये सादिक अमीन नहीं है, उसमें अगर एक कोई कह देता है तो जब शामिल हो जाएगा तो वो 5 के अगर बेंच थी तो फिर 3-2 हो जाएगा। इज दैट हाउ वी आर गोइंग टू सी दिस? नहीं नादिया, इस तरह नहीं है। देखिए, जो फैसला सुप्रीम कोर्ट का आया था 5 मेंबरान का, वो केस खत्म हो चुका, वो जजमेंट डिलीवर हो गई। ठीक है। अब उसमें माइनॉरिटी व्यू एक था, मेजॉरिटी व्यू एक था, उसके ऊपर जो रिव्यू का टाइम है वो भी गुजर चुका है। ओके। अब वो फैसला उसने फाइनलिटी अटेन कर ली है। अब ये जो बेंच बैठा हुआ है उसी फैसले की इंप्लीमेंटेशन है। अच्छा। अब इंप्लीमेंटेशन में JIT भी आ जाती है, और अगर कोर्ट ने आगे मैटर ट्रायल को भेजना है, क्रिमिनल एस्पेक्ट्स को देखने के लिए नैब कोर्ट, या डिस्क्वालिफिकेशन के लिए इलेक्शन कमीशन को भेजना है, या जो भी कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं वो इसी 3 रुकनी बेंच ने करने हैं। राइट। एक पॉसिबिलिटी थी कि ये जब JIT रिपोर्ट आ गई तो ये बेंच चीफ जस्टिस साहब को लिख सकता था कि जब चूंकि रिपोर्ट आ गई है और इस फैसले की काफी रेमिफिकेशंस होंगी, तो एक लार्जर बेंच तश्कील दे दिया जाए। अच्छा। लेकिन वो भी उस वक्त नहीं किया गया और ये बेंच खुद ही सुन रहा है, तो इसलिए इसी ने फैसला करना है। और अब ये 3 जज साहिबान का फैसला होगा, उसमें 2 जिस तरफ जाएंगे, या सारे यूनानिमस लेते हैं या 2-1 का आता है, वो फैसला ओके। तो लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा ये कहते आए हैं। फवाद चौधरी, यही मैं मसरूर साहब पूछ रहा था कि क्योंकि कुछ लॉयर्स और उसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के भी है, वो ये कह रहे हैं कि नहीं, इसमें से एक जज साहब ने भी अगर नवाज शरीफ के खिलाफ फैसला दे दिया तो वो फिर 3-2 का फैसला अगेंस्ट नवाज शरीफ हो जाएगा। तो इस चीज को आपके ख्याल में सुप्रीम कोर्ट के लिए बेहतर होगा कि वो इस चीज को क्लियर कर दे, रादर देन ये जो इसके ऊपर एम्बिग्विटी है? देखिए, एम्बिग्विटी लीगली आप देखें तो कोई एम्बिग्विटी नहीं है। आप सुप्रीम कोर्ट रूल्स उठा के देख लें, पास्ट प्रेसिडेंट्स उठा के देख लें। प्रॉब्लम ये होता है कि जब वो सियासी पार्टी के वकला जब इस तरह की बात करते तो उसमें आप सियासत के असर को आप डाइवोर्स नहीं कर सकते, उसको नजरअंदाज नहीं कर सकते। इस तरह तो सियासी पार्टी PTI के वकला ये कहते हैं कि सिर्फ JIT की जो रिपोर्ट आई है वो इतनी डैमिंग है कि उसी के बेस पर नवाज शरीफ को जेल भी भेजा जा सकता है और डिस्क्वालीफाई भी किया जा सकता है। लेकिन लीगली आप देखें तो ऐसा नहीं है। JIT की रिपोर्ट जो है
वो बहुत डैमिंग होगी, उसमें बहुत शहादतें होंगी, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे वो एक इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर का ओपिनियन है, उसकी बेस पर ट्रायल तो किया जा सकता है, लेकिन डायरेक्ट सजा नहीं दी जा सकती। तो डिस्क्वालिफिकेशन सजा नहीं होगी क्या ये बेंच डिस्क्वालिफिकेशन का नहीं कह सकती, इमीडिएट डिस्क्वालिफिकेशन का एज वन ऑफ द डिसीजंस? देखिए, डिस्क्वालिफिकेशन भी एक सजा है। कानून की रोशनी में अगर एक आदमी डिस्क्वालीफाई हो जाता है तो वो भी एक पनिशमेंट है। पनिशमेंट का मतलब सिर्फ इम्प्रिजनमेंट या कैद नहीं होती। सही। और ये इवन किसी को ₹1 जुर्माना भी अगर हो जाता है एज अ पनिशमेंट, तो वो भी अपनी पॉलिटिकल उसका कैरियर खत्म हो जाएगा। अब प्रॉब्लम यह है कि 2010 के बाद आईन में अमेंडमेंट हुई और उसमें आर्टिकल 10A के तहत जो राइट टू फेयर ट्रायल है वो हर पाकिस्तानी का बुनियादी कानूनी आईनी हक बन गया है। तो एक ये कैसे हो सकता है कि एक आदमी को इंटरेस्ट को प्रेजुडिस कर दिया जाए, उसका कैरियर खत्म कर दिया जाए विदाउट गिविंग हिम एन अपॉर्चुनिटी ऑफ अ फेयर ट्रायल? मतलब ये कोई नहीं कहता कि तो यूसुफ रजा गिलानी केस में भी तो सर यही हुआ कि सुप्रीम कोर्ट लेवल पे कंटेम्प्ट हो गए। नहीं, हाँ, यूसुफ रजा गिलानी केस कोई से नहीं मिलाना चाहिए, क्योंकि यूसुफ रजा गिलानी केस में यूसुफ रजा गिलानी को ऑलरेडी सजा हो चुकी थी कंटेम्प्ट में, और डिस्क्वालिफिकेशन का मामला उसके बाद आया था। हाँ, अगर नवाज शरीफ को मिसाल के तौर पर एहतसाब अदालत सजा दे देती है या इलेक्शन कमीशन डिस्क्वालीफाई कर देता है और बाद में वो स्पीकर नोटिफिकेशन या उनको वो इलेक्शन लड़ने के लिए आते हैं बाद में 2018 में, तो हम सुप्रीम कोर्ट केस लेके जाएंगे और यूसुफ रजा गिलानी की मिसाल देंगे कि चूंकि एक फोरम ने उसको डिस्क्वालीफाई कर दिया या उसको सजा दे दी है, वो कन्विक्टेड है, वो इलेक्शन नहीं लड़ सकता। अच्छा, तो यूसुफ रजा गिलानी केस और नवाज शरीफ का इस वक्त केस वो दो अलग अलग चीजें। सो विच मीन्स अगर मैं सही समझ रही हूं तो डिस्क्वालिफिकेशन के मामले के लिए भी ट्रायल की तरफ जाना होगा। बिल्कुल। और ये जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग कहते आ रहे हैं और बहुत सारे मैंने अपने डिफेंस एनालिस्ट को भी कहते सुना है कि एक जज ने भी अगर सादिक अमीन कह दिया तो फिर बस खत्म हो गई कहानी यहाँ पर, तो ऐसा नहीं है। वो बेंच ही नहीं है, देखिए इनकी बात कर रहा था क्योंकि मसरूर साहब इस्लामाबाद में बैठे हैं, तो मेरे ख्याल में हमसे ज्यादा बेहतर इनकी अंडरस्टैंडिंग होगी, लॉ एक्सपर्ट भी हैं। तो सर थोड़ा सा बता दीजिए, ये जो इतना डिवाइड है सिवियर हाफ का कि जी नहीं, एक धड़ा कह रहा है कि नहीं जी प्राइम मिनिस्टर तो गए, एक कह रहा है ट्रायल की तरफ जाएगा, तो आपको वैसे आपका क्या गैस है? देखिए, एक तो लॉ की इंटरप्रिटेशन का मामला है और ये कोई इसमें जो डिवीजन होती है ये इतनी कोई नोवल चीज नहीं है। हर रोज अदालत में दो वकील केस लड़ते हैं, दोनों बड़े काबिल होते हैं और दो डाइवर्जेंट व्यूज ले रहे होते हैं। हर कोर्ट में दो मुखालिफ वकील जो हैं वो एक ही प्रोविजन को डिफरेंट इंटरप्रिटेशन दे रहे होते हैं। और कोर्ट्स में भी देखिए, हाई कोर्ट के जज भी काफी काबिल होते हैं, लॉ में लर्नेड होते हैं, वो एक फैसला देते हैं, सुप्रीम कोर्ट में जाके अक्सर वो फैसला ओवरटर्न हो जाता है, या सुप्रीम कोर्ट के अपने फैसले सुप्रीम कोर्ट रिविजिट कर देती है 2 साल बाद 3 साल बाद के नहीं वो हमने गलत फैसला किया था, अब हम इसको इस तरह डिसाइड कर रहे हैं। अच्छा। एक तो ये जो डिवीजन है इसके ऊपर ये कोई इतनी नेगेटिव चीज नहीं है। ओके, मेरी असेसमेंट यही है कि जो पाकिस्तान जो पाकिस्तान में आईन है और कानून है आज की तारीख में जब हम बैठे हुए हैं उसकी रूह से, तो ये केस इसके दो एस्पेक्ट्स हैं। एक डिस्क्वालिफिकेशन का है 62-63, उसके लिए अप्रोप्रिएट फोरम जो है वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान है, और जो क्रिमिनलिटी एस्पेक्ट है वो नैब कोर्ट है या मरियम नवाज शरीफ पे जिस तरह 419, 420, 468, 471 का है वो कंसर्न सेशन जज के पास ट्रायल हो सकता है। अच्छा, ब्रिगेडियर साहब इसमें कुछ रोपन करना चाह रहे हैं? जी ब्रिगेडियर साहब। मैं कहता कि फिर इसका मतलब ये जितना पूरी कौम को जो अजियानी कैफियत में मुब्तला किया रहा है और ये जो सुन रहे हैं और रोजाना रिमार्क्स आ रहे हैं और एक चीजें एक्सपेक्ट हो रही हैं और ये तमाम चीजें जारी, तो अभी तक फेयर ट्रायल का मौका ही नहीं मिला। इसका मतलब अभी तक तो सारा जो है वो सारा ये मतलब लॉ के अंदर उसको लॉ के अंदर लपेट के जो है सारा कुछ जो है वो फजूल है ये एक्सरसाइज। तो ये क्यों एक्सरसाइज हो रही है, तो खत्म क्यों नहीं कर दिया जाता? फिर सर आप बहुत ज्यादा लगता है टॉक शोज देखते हैं, आपको अच्छी फिल्में देखा करें नहीं, मैं टॉक शो ज्यादा नहीं देखता। मैं आपसे एक बात कर रहा हूँ कि पूरी कौम को आपने लोगों ने एक कैफियत में मुब्तला किया। एट द एंड ऑफ द डे वो कहते हैं खोदा पहाड़ निकला चूहा, तो भाई ये कर क्यों रहे हैं? फिर इसको खत्म करें। सर अगर आपके ख्याल में खोदने से शेर ही बाहर निकलेगा तो आपने तो अपना माइंड पहले बना लिया। कुछ चीजें ऐसी हैं, कुछ
चीजें ऐसी हैं जो सामने नजर आ रही हैं, लेमैन को नजर आ रही हैं। मेरे ख्याल नहीं, में ये आपकी बात बिल्कुल सही है। मसूद साहब कुछ कहना भी चाह रहे हैं, बट ऐसी बहुत सारी चीजें हमें नजर आती हैं। लोअर कोर्ट्स में भी जाएं, लेकिन फिर उसके बाद वो खोदा पहाड़ निकला चूहा ही निकलता है, शेर निकलता नहीं है। जी कहिएगा बैरिस्टर साहब। जी देखिए, एक तो अगर आप पाकिस्तान के, मेरे ख्याल में ब्रिगेडियर साहब का कोई पाकिस्तान में, और अच्छी बात है कि कोई कोर्ट कचहरी से इतना कोई वास्ता नहीं पड़ा, क्योंकि अगर एक आम आदमी का जिस तरह केस होता है पाकिस्तान में, उस कॉन्टेक्स्ट में टाइमलाइंस आप देखें तो ये बड़ा तेज चल रहा है। क्योंकि इवन नैब ऑर्डिनेंस को अगर आप देखें तो नैब ऑर्डिनेंस कम से कम 90 दिन देता है। हो गया होता नहीं, अभी तक तो बेचारे की बारी नहीं आई होती। सर पेंडिंग में होता। 90 डेज टाइमलाइन इवन नैब ऑर्डिनेंस देता है इन्वेस्टिगेशन के लिए। इस केस में 60 डेज, इस केस में 60 डेज में इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट हुई है। 30 दिन तो यहां आपने बचा दिए या उसको फास्ट पेस कर दिया, क्योंकि अगर आम आदमी का केस नैब में होता है तो वो 90 डेज के इन्वेस्टिगेशन की बात करता है। अच्छा, और दूसरी बात यह है कि हर केस में पहले बैरिस्टर साहब, ये जो जिस कैफियत का ये जिक्र कर रहे हैं और जिस हिसाब से, मतलब पूरी कौम में आप देखें ना, पनामा के अलावा कोई बात नहीं हो रही होती। फिर एक तरफ से ऑपोजिशन जमातों की तरफ से जिस तरह के बयान आ रहे हैं, उससे बस ये होता है कि 7 दिन के अंदर 14 साल को एक की सजा हो जाएगी, एक घर चले जाएंगे। सो प्लीज जरा ये जरूरी है एजुकेट करना लोगों को भी कि जाहिर है कोई टाइमलाइन तो नहीं है। टाइमलाइन वाज गिवन टू JIT टू गो एंड फाइंड आउट एविडेंसेस या इन्वेस्टिगेट करते। आपके ख्याल में कोई फैसला आने में अभी बहुत टाइम लगेगा? बिकॉज अभी कल तक के लिए मुलतवी हुई है, जब बैरिस्टर साहब जो हैं वो सलमान अकरम राजा साहब जो हैं वो कंप्लीट कर लेंगे दलाइल, तो उसके बाद क्या ऑपोजिशन के वकला जो हैं वो दलाइल देंगे और उसके बाद कहीं हम पहुंचेंगे कि व्हाट द सुप्रीम कोर्ट इज गोइंग टू से, इट्स गोइंग टू टेक डेज? नहीं, देखिए, आई डोंट सी कि ये कोई बड़ी प्रोलॉन्ग्ड हियरिंग होगी। इसमें नवाज शरीफ के बच्चों के वकील के बाद तो फिर जो पिटिशनर्स हैं उनके वकील सिर्फ कंक्लूड ही करेंगे, और कंक्लूजन कोई इतना लंबा नहीं होता, आधे घंटे में मुझे लगता है कि वो हो जाएगा। इसी वीक कल या बहुत हुआ तो मंडे को ये हियरिंग खत्म हो जाएगी। और उसके बाद अगर मैटर देखिए ट्रायल के पास भी जाता है तो हमें इतना ज्यादा इसमें कोई चंबे की बात नहीं है, क्योंकि नैब ऑर्डिनेंस के अंडर इटसेल्फ लिखा हुआ है कि नैब की कोर्ट 30 दिन के अंदर ट्रायल खत्म करने की पाबंद है। जब सुप्रीम कोर्ट 60 डेज में इन्वेस्टिगेशन करा सकती है तो वो नैब के पास भेजते हुए डायरेक्शन दे सकती है कि आप अपने ही नैब के कानून के मुताबिक 30 डेज के अंदर ट्रायल कर दें। और इसी तरह डिस्क्वालिफिकेशन के मामले को भी सुप्रीम कोर्ट कोई टाइम फ्रेम देके इलेक्शन कमीशन के पास ये केस रिमांड कर सकती है। हाँ, पॉलिटिक्स जहां तक ताल्लुक है, देखें, एक है लीगल एस्पेक्ट, उसमें आपको नेचुरली दो कंपीटिंग लीगल प्रिंसिपल्स को एक बीच में बैलेंस रखना पड़ेगा कि जस्टिस हरीड इज जस्टिस बरीड एंड जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड। और जो मुल्जिम है, चाहे वो वजीर आजम है, कोई आम आदमी है, उसके फंडामेंटल राइट्स और फेयर हियरिंग, उसको पूरी अपॉर्चुनिटी, उसको डिनाई नहीं कर सकते। क्योंकि देखें, हमने एक प्रेसिडेंट सेट करना है। नवाज शरीफ अगर गिल्टी है, ही मस्ट लैंड इन अडियाला जेल एंड नॉट फॉर अ सिंगल डे लेस देन 14 ईयर्स, लेकिन एक ड्यू प्रोसेस के साथ। वरना देखिए, ट्रायल तो भुट्टो का भी हुआ था। भुट्टो केस हम उसको एक स्लर समझते हैं, एक दाग समझते हैं पाकिस्तान की जुडिशियल हिस्ट्री के ऊपर, ये कानूनी हिस्ट्री के ऊपर, लेकिन उसमें भी एक ट्रायल नुमा चीज जरूर हुई थी। तो एटलीस्ट ट्रायल जरूर करें, एक गलत प्रेसिडेंट ना बनाए कि सिर्फ सुप्रीम कोर्ट सरसरी हियरिंग करके और एक इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर को बिहाइंड द बार्स भेज। अच्छा, मसूद साहब, कोई ऐसा नैब का केस बता दें जो 90 दिन में हो गया हो पूरा। कहा तो लॉ में तो 90 दिन लिखा है, लेकिन 900 दिन में भी नहीं होता। आपने भी देखा है नैब के केसेस जो है 10-10 साल से 10-10 साल से लटके हुए। 17 साल की प्रैक्टिस में मैंने आज तक वो 30 दिन लॉ में लिखा है जी। हाँ, रिमांड 90 दिन का होता है, ट्रायल 30 दिन में। आज तक 17 साल में मैंने एक केस 30 दिन तो बहुत दूर की बात है, 30 महीनों में खत्म होते हुए नहीं देखा। लेकिन देखिए, ये जिस तरह 60 दिन के अंदर अगर इन्वेस्टिगेशन खत्म हो सकती है, मैं जाती तौर पर समझता था कि इस नोयत की इन्वेस्टिगेशन 60 दिन में खत्म नहीं होगी, लेकिन मैं गलत हो गया। सुप्रीम कोर्ट ने कंक्लूड करा दी
इसी तरह सुप्रीम कोर्ट अगर डायरेक्शन दे देती है ट्रायल कोर्ट को, और ट्रायल कोर्ट जो है वो ये और इंप्रेशन गलत है कि भाई नैब को तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि आप फोर्थ हो गए या चेयरमैन नैब के ऊपर काफी तो जो बातें आप कह रहे हैं बैरिस्टर साहब, नहीं जाएगी। जो बातें आप कर रहे हैं कि कोई भी शख्स अगर वो मुजरिम है, ही शुड नॉट, इफ नवाज शरीफ इज फाउंड गिल्टी, देन ही शुड नॉट लेस देन 14 years इन अडियाला जेल। तो आप क्या मैं ये समझूं कि आप कह रहे हैं कि फेयर ट्रायल का चांस अभी नहीं दिया गया? सो ब्रिगेडियर साहब, आर यू गोइंग टू लाइन अप विद व्हाट ही इज सेइंग? और आज जो नवाज शरीफ साहब ने कहा कि ये एहतसाब नहीं, इस्तेहसाल हो रहा है। मेरा तो ख्याल है इस्तेहसाल का तो कोई लफ्ज नहीं है। इसमें जो कुछ भी हो रहा है वो उन चीजों पे हो रहा है जो फैक्ट्स जो हैं जमा किए गए हैं, जो डॉक्यूमेंट जमा किए गए। कुछ डॉक्यूमेंट्स मैंने आपसे अर्ज किया कि उन्होंने खुद पेश किए हैं। कुछ डॉक्यूमेंट जेआईटी को खुद तो नहीं बन गई थी, जेआईटी सुप्रीम कोर्ट ने बनाई थी। और अगर सुप्रीम कोर्ट को आप ये कहते हैं कि जी वो ट्रायल कोर्ट नहीं है लेकिन वो अपनी ज्यूरिसडिक्शन इस्तेमाल कर सकती है, तो उन्होंने फैक्ट्स जानने के लिए बनाई थी। उन्होंने इसके अंदर ये तो नहीं कहा था कि जी किसी को आप अननेसेसरली रोप इन कर लें। अब इसके बाद जो भी प्रोसीजर चलना है वो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से चलना है। अब सुप्रीम कोर्ट अगर ये कहती है कि जिसको इलेक्शन कमीशन में भेजें या जैसे लॉ की जो बाइंडिंग्स हैं उसके हिसाब से, अब उसको उनको कोई डिक्टेट तो नहीं कर सकता। सुप्रीम कोर्ट के जो मौजूद जजेस साहिबान बैठे हैं वो मुझसे और आपसे ज्यादा क्वालिफाइड हैं, किसी भी एनालिस्ट किसी भी एंकर से ज्यादा क्वालिफाइड हैं, और वो समझते हैं कि क्या चीज करनी है, क्या चीज होने वाली है। तो जब ये जो आज जो हो रहा है ये भी बार बार मैं जैसे रिमार्क्स को देख के पढ़ता हूं एक लेमैन के तौर पे, तो सुप्रीम कोर्ट तो बहुत लीवरेज दे रही है। वो बार बार एक चीज को पूछ रही है कि जी आप मनी ट्रेल बता दें, आप ट्रस्ट डीड दिखा दें, आप पोजेशन बता दें, और ये सवाल बार बार पूछे जा रहे हैं। अब इन सवालों के ऊपर या इन जवाबात के ऊपर कुछ तो फैसला आएगा। अब जो भी सुप्रीम कोर्ट का फैसला आएगा वो मनोन सबको कबूल करना पड़ेगा। लेकिन मैंने जैसे अर्ज किया कि इसको पॉलिटिसाइज करना या इसके ऊपर एक्यूजेशन लगाना या कोई ऐसी बात करना कि जी जिसमें अपने आप को मजलूम साबित करे और दूसरों को दिस इज नॉट द करेक्ट प्रोसीजर। इसको एक उस तरह लेना चाहिए जिस तरह ये चल रहा है, क्योंकि जहां से ये शुरू हुआ है या जिस चीज पे ये स्टार्ट हुआ है उस चीज के ऊपर कोई ज्यूरिसडिक्शन पाकिस्तान हुकूमत की नहीं थी। पनामा बहुत दूर पाकिस्तान से बाहर लोकेटेड है, वहां पे कोई आपका कोई ना स्पेशल ब्रांच की डेट है ना किसी और की डेट है कि आईएसआई की डेट है ना एमआई की डेट है कि उन्होंने कहा जी ये नाम डाल दो इनका, तो क्योंकि हम साजिश करना चाहते हैं। तो जिस तरह ये चीजें हो रही है ये एक बड़े ओवरऑल पर्सपेक्टिव में हो रही है और खुद उसी तरफ से आ रही है और फेयर ट्रायल का मौका दिया जा रहा है। अगर इसके बाद सुप्रीम कोर्ट सोचेगी कि आपने आगे ट्रायल कोर्ट में भेजना है, उधर जाएगी, उधर भी ट्रायल शुरू हो जाएगा। तो जिस तरह मैंने आपसे अर्ज किया कि हम अभी चीजों को पूरी की पूरी कौम टेंशन से देख रही है, तो अगले 1 साल फिर देखती रहेगी, क्या फर्क पड़ेगा? कौम की परवाह किसको है? वो तो कहते हैं हमारा काम चलना चाहिए, कौम जिस तरफ भी मर्जी रहे। यही फैसला एक आम आदमी का होता तो पता नहीं कितनी देर पहले फैसला हो गया। मुझे एक छोटी सी ब्रेक लेनी है क्योंकि आपने कॉल और फेल का जिक्र किया, तो तजाद दोनों साइड से हमें लगा। तो क्या सही लगा या गलत लगा? आई एम टॉकिंग अबाउट वो जिन सब लोगों ने मिलकर इन्वेस्टिगेशन की, जिन पे इल्जाम लगाया जा रहा है, और दूसरा वो जो कि इस वक्त अपना केस जो है वो डिफेंड कर रहे हैं आला अदलिया में। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से वापस आकर उस चौथे कतरी खत का भी जिक्र करते हैं। वेलकम बैक। प्रोग्राम के इस आखिरी हिस्से में हम जरा बात कर लें उस कतरी एविडेंस के हवाले से, क्योंकि इस पर भी बहुत सारे इबाम हैं। मुबश्शिर, आई विल स्टार्ट विद यू। आई जस्ट वांट टू नो एज ए स्टूडेंट ऑफ जर्नलिज्म, अगर कोई शख्स कोर्ट के अंदर ये कहता है कि जी ये एविडेंस मेरे पास है, ये कतरी शहजादा बता देगा आपको सब कुछ, बट मैं नहीं प्रोड्यूस कर सकती उसको बिकॉज ही इज ए शहजादा, ही वाज एक्स प्राइम मिनिस्टर, सो क्या ये फेयर बात है या होना चाहिए था या नहीं होना चाहिए था कि वहीं तक चले जाते और वो जगह और डेट और इन सब का तयन हो जाना चाहिए था? इसमें इतना ज्यादा दो पहलू हैं। एक तो ओनर्स इनिशियली तो नवाज शरीफ एंड फैमिली के ऊपर था, जिन्होंने भी ये दिया कि कतरी ने इन्वेस्टमेंट किए कि वो टेस्टिफाई। और मुझे याद है कि अदालत ने पूछा था अकरम शेख साहब से जब ये लेटर पेश किया गया कि विल ही बी कमिंग टू टेस्टिफाई, क्योंकि हर चीज़ तस्दीक शुदा होगी कानून शहादत के तहत। सही। तो वो उस वक्त भी कहा गया कि हम देखेंगे या अच्छा हो जाएगा, इस तरह की गोलमोल बात की गई। फिर अभी जेआईटी ने ये किया कि जेआईटी ने उनसे कहा कि नहीं आप पाकिस्तान एम्बेसी आएँ, वहाँ पे वो होगा, बिकॉज उन्होंने रिकॉर्डिंग करनी थी। तो उस वजह से मेरे ख्याल में वो बात नहीं हो पाई। लेकिन जेआईटी अगर चली जाती तो काफ़ी चीज़ें मिल जाती। मुझे लगा कि जेआईटी ने भी थोड़ा सा जो है ना वो किया,
अब जाहिर है वो सऊदी शहजादा है, वो हमारे आपकी तरह को वो तो नहीं है ऐसा ऑर्डिनरी सिटीजन के भाई आप, और पाकिस्तानी भी नहीं है, तो उसको जाकर के आप कर लेते तो और चीज़ें क्लियर ही होती। उनके पास वो एक जो अभी वो बार बार कहते कि नहीं देखा ये कतरी के खिलाफ बायस थे और वहाँ गए नहीं और ये नहीं किया, तो ये एक्सक्यूज नहीं बचता, ये एक्सक्यूज नहीं बचता। बैरिस्टर साहब, आप भी समझते हैं कि इसमें कोई प्रॉब्लम या इबाहम होना नहीं चाहिए था, या कानून में ऐसी चीज है नहीं कि आप खुद उस एविडेंस तक चल कर जाएं और जहां वो कहे, जहां वो बुलाए वहां जाएं? देखिए, इस पे भी सुप्रीम कोर्ट की काफी जजमेंट्स हैं नैब के केसेस की, कि जो प्रोसिक्यूटर या जो इन्वेस्टिगेटर होता है उसका काम सिर्फ मुल्जिम के खिलाफ शहादतें इकट्ठा करना नहीं है, उसका काम है तमाम शहादतें जो इस केस से मुंसलिक हैं, चाहे वो मुल्जिम के खिलाफ हो या चाहे वो मुल्जिम के फेवर में हो। और खास तौर पे जब नैब का केस हो सेक्शन 9 का एसेट्स बियॉन्ड नोन सोर्सेज ऑफ इनकम, उसके लिए तो वो और भी जरूरी हो जाता है कि आप उसके पहले नोन सोर्सेज के बारे में शहादतें इकट्ठी करेंगे तो आपको पता चलेगा ना कि इसका जो लाइफस्टाइल है वो इससे बियॉन्ड है या नहीं। और दूसरी बात, जब ये जीआईटी की आ जाती है तो आप वो ऑर्डर अगर पढ़ें जिसके तहत सुप्रीम कोर्ट ने जीआईटी बनाई थी, उसमें बड़ा वाज़ेह तौर पर हुक्म दिया था सुप्रीम कोर्ट ने कि दे कैन कलेक्ट एविडेंस, ये शहादतें जमा कर सकते हैं पाकिस्तान में या पाकिस्तान से बाहर। और दूसरी बात उन्होंने सुप्रीम कोर्ट ने कही थी कि इसके पास नैब ऑर्डिनेंस के अंडर, एफआईए एक्ट के अंडर और क्रिमिनल प्रोसीजर कोड के अंदर तमाम इख्तियारात होंगे, और नैब के अंदर भी जो है वो फॉरेन म्यूचुअल असिस्टेंस का प्रोविजन मौजूद है। तो इसमें कोई कानूनी भाव नहीं था, बल्कि वो ड्यूटी होती है एक इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर की कि उसको जहां भी शहादत मिले वो उसके पास जाए और उसको रिकॉर्ड करके कराए, क्योंकि ये लोग मुल्जिमान नहीं है, इस वक्त ये सारे विटनेस थे। सही, और सही। इसलिए जो शहादत की जुस्तजू है उसके लिए कोई वो मसला। लेकिन मसूद साहब, नैब लॉ में स्पेसिफिकली ओनस जो है वो एक्यूज पे रखा गया है, अनलाइक नॉर्मल जो लॉ है। जी, इसमें मैं क्लैरिटी दे दूं, ये भी एक मिसकंसेप्शन है पब्लिक में। एक तो इन्वेस्टिगेशन के दौरान बर्डन ऑफ प्रूफ होता ही नहीं है। इन्वेस्टिगेटर की जो ड्यूटी है वो मैंने आपको बता दी, उससे शहादतें करनी है। जो बर्डन ऑफ प्रूफ का क्वेश्चन या जो बारे सबूत है वो आता है ट्रायल स्टेज पर, और वो भी असफंदियार वली केस में 2001 में सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा वाज़ेह क्लैरिफाई कर दिया है। दो नैब ऑर्डिनेंस अगर आप उठा के पढ़े, उसके अंदर ये जरूर लिखा हुआ है कि बारे सबूत मुल्जिम पर है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने जब तशरीह की तो कहा कि नहीं, ये गलत है, ये गैर आईनी है। अच्छा, बारे सबूत प्रोसिक्यूटर पर ही रहेगा इनिशियल बर्डन, और वो एक खास हद तक जब प्रूफ कर दे, प्रॉपर्टी सारे रिकॉर्ड पर ले आए नॉन सोर्सेज, फिर उसकी एक्सप्लेनेशन जो है कि वो कहां से एक्वायर की वो रिवर्स होगा। बैरिस्टर साहब, अनफॉर्चुनेटली वक्त खत्म हो रहा है। ब्रिगेडियर साहब, लास्ट वर्ड्स दैट यू वुड लाइक टू ऐड ऑन टू द कतरी एविडेंस। कतरी एविडेंस तो है